गुड आफ्टरनून। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है टोपोलॉजिकल प्रूफ ऑन इन्फिनिट्यूड्स ऑफ प्राइम। हो सकता मेरा नीचे पहला वीडियो तो थोड़ा ऊपर नीचे लगे, बट हाँ प्लीज एंड तक वीडियो देखना। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो जो बस 1 से और खुद अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ये होता है प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। अब प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर थ्योरी में, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कहता है कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब हर नंबर को उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। जैसे 21 है तो उसको 3 into 7 लिख सकते हैं। 42 है तो जैसे उसको 7 into 3 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब ये देख के मालूम पड़ा कि सिंस हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, इसका मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक के काम कर रहे हैं नंबर्स के लिए। तो अगर हमें कोई भी नंबर थ्योरेटिक नॉलेज लेना है किसी नंबर के बारे में या कुछ भी जानना है, तो हमें अगर इस बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पता है तो हम बहुत इजीली वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसकी एग्जांपल है, जैसे हमें अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स जानना है किसी नंबर के या सम ऑफ डिवाइजर्स, तो वहां पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी नंबर का वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लीज इस थ्योरम को एक बार पढ़ना और जाके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानना, उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब आगे, अब प्राइम नंबर पे हमेशा से रिसर्च चलते आया है, उनके बहुत सारे कंजेक्चर्स हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, थ्योरम्स हैं, जिसमें से एक हमेशा से फेमस प्रॉब्लम चला है कि प्राइम्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट, और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी पता है हमें कि इनफाइनाइट प्राइम्स है। तो और इसका प्रूफ सबसे पहला दिया था यूक्लिड ने 300 BC के अराउंड, जो कि उन्होंने बहुत ही एलिगेंट प्रूफ दिया था कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके। मतलब उन्होंने अज्यूम किया कि मान लो कि प्राइम फाइनाइट है और उसके बाद वो एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचे, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, फाइनाइटली मैनी प्राइम्स नहीं हो सकते। उसके अलावा और भी कई सारे प्रूफ्स हैं, एनालिटिकल प्रूफ्स हैं ऑयलर के द्वारा, और भी प्रूफ मल्टीपल प्रूफ्स हैं, एक अल्जेब्राइक प्रूफ्स भी हैं जो कम्यूटेटिव अलजेब्रा का यूज करके। बट आज जो हम लोग प्रूव करेंगे वो थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है, टोपोलॉजिकल प्रूफ है ये। तो टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कंसिडरेबली मॉडर्न ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, और ये ज्योमेट्री का एक्सटेंशन या ज्योमेट्री से इंस्पायर्ड है। और तो टोपोलॉजी में जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफॉर्मेशंस के बाद भी चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए टोपोलॉजी को रबर शीट ज्योमेट्री भी कहते हैं। और जो पास्ट ज्योमेट्री टोपोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ तो वो मोस्टली ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट धीरे धीरे जब मैथमेटिशियंस ने चाहा कि उसको और रिग्रेस करें, और बहुत सारे रिजल्ट्स थे जिनको प्योरली ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा पा रहा था, तो फिर उसको कोशिश किया गया मैथमेटिशियंस ने कि उसको जो रिगरस मैथमेटिक फ्रेमवर्क है उसके में लाया जाए, और तब पॉइंट सेट टोपोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। और वो एब्स्ट्रैक्ट है और वो जनरल है बहुत। और आज जो हम लोग प्रूफ देखेंगे टोपोलॉजिकल प्रूफ, उसमें हमें जनरल अप्रोच की जरूरत है। और अगर आप चाहे तो टोपोलॉजी के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि तो टोपोलॉजी होता क्या है? तो टोपोलॉजी एक कंसिडरेबली मॉडर्न ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो एक तरीके से कह सकते हैं ज्योमेट्रिक का एक्सटेंशन है एक सेंस में। और टोपोलॉजी में जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि टोपोलॉजी में हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स की, जो डिफॉर्मेशंस के बाद, डिफॉर्मेशंस यानी कि उसको अगर हम स्ट्रेच करें या बेंड करें, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को स्ट्रेच करेंगे और बेंड करेंगे तो उसकी मेट्रिक और प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर आपको मेट्रिक और प्रोजेक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं पता तो एक बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेट्रिक यानी डिस्टेंस से रिलेटेड दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, और प्रोजेक्टिव मतलब प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में जो सारी चीजें प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में नहीं चेंज होती हैं वो प्रॉपर्टीज, और प्लस मेट्रिक ये चेंज हो जाती है, मगर उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नहीं चेंज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज की स्टडी टोपोलॉजी में आती है। तो स्टार्टिंग के पीरियड में जो मेजर डेवलपमेंट था टोपोलॉजी में वो ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, मगर धीरे धीरे इसको मैथमेटिकल के रिगरस फ्रेमवर्क में मैथमेटिशियंस ने लाने की कोशिश की, और
उसका एक जनरल डेफिनेशन दिया है, और आज जो हम प्रूव करेंगे उसमें हम जनरल डेफिनेशन से ही जाएंगे। हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम, बहुत लोग जानते होंगे टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बारे में, और जो नहीं जानते हैं, मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि ध्यान से वीडियो को देखिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं समझेगा, और अगर कोई ऐसा चीज जो मैंने इस लेक्चर में बोला नहीं समझा तो उतना टेंशन की बात नहीं है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि उसको आपको समझेगा कि एंड में आके धीरे धीरे मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं शुरू करता हूं। तो टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है? तो टोपोलॉजिकल स्पेस समझने के लिए पहले हम सोचेंगे कि एक सेट लेंगे x, और उस सेट x के हम कुछ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लेंगे, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, और फिर हम चेक करेंगे ये तीन प्रॉपर्टीज, और अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं उस कलेक्शन के लिए, तो कहा जाता है वो कलेक्शन जो है वो उस सेट x पे टोपोलॉजी डिफाइन करता है। और जो एक पेयर है x और प्लस x अलोंग विथ कलेक्शन, वो हो जाता है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो क्या वो तीन कंडीशन है? पहला चीज कि उस कलेक्शन में एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ x यानी कि वो आने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी यूनियन लेता हूं, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट्स लेता हूं उस कलेक्शन के, मतलब मैंने उस कलेक्शन में से कुछ आर्बिट्ररी सेट्स ले लिए और मैंने उनका यूनियन किया, तो जो यूनियन करने पे रिजल्ट आएगा वो भी उस कलेक्शन में होना चाहिए। और तीसरा है कि अगर मैं कोई दो सेट ले रहा हूं, सबसेट ले रहा हूं उस कलेक्शन से, तो उसका इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन में होना चाहिए। अब ये जो तीनों कंडीशन है और ये जो पूरा डेफिनेशन है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में इसका इंट्यूशन आना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज, एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन के लिए मैं एक वीडियो भी, छोटा सा वीडियो मैं लिंक करूंगा जो मैंने बनाया था, उसको देख के आपको ज्योमेट्रिक आइडिया आएगा। बट फिलहाल अभी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को रखेंगे। तो ये तीनों बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं, तो एक पिक्चर नहीं बन रहा, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट मेरा x है, फाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 5 कलेक्शन है, और मैं कलेक्शन ऑफ सेट्स में क्या दे रहा हूं? पावर सेट ऑफ x। पावर सेट आपको पता हो, पावर सेट ऑफ किसी सेट मतलब होता है सारे सबसेट्स उसके। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एम्प्टी सेट उसमें होता है पावर सेट में, और वो पूरा सेट भी होगा क्योंकि दोनों सबसेट है। अब मैं अगर कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन में कोई भी उसमें लेता हूं सेट्स, सबसेट्स इस पावर सेट में, तो जब मैं उनका यूनियन लूंगा तो वो भी तो एक सबसेट होगा x का, और सिंस ये पावर सेट है तो वो जो सबसेट आएगा वो भी इसमें होगा, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा, अगर मैं कोई दो सबसेट लेता हूं और उनका इंटरसेक्शन लूंगा, तो वो जो होगा उसके एलिमेंट्स कॉमन सेंस है, वो x नहीं होंगे, या तो एम्प्टी होगा इनका इंटरसेक्शन, या जो भी होगा वो उस सेट का x का सबसेट ही होगा। और सिंस वो x का सबसेट है तो वो पावर सेट में बिलोंग करेगा। और हम यहाँ पे सिंस कलेक्शन पावर सेट को लिए, इसका मतलब वो इसको टाउ बोलते हैं, टाउ में बिलोंग करेगा। यानी कि अब हमने देखो सेट लिया x, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे सेट का हमने कुछ खास यूज नहीं किया, स्पेशल सेट का, यानी कोई भी सेट ले सकते थे, कोई भी सेट x, और पावर सेट अगर हम कलेक्शन ले रहे हैं तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। अब ये जो है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम थोड़ा एक ज्योमेट्रिक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा ज्योमेट्रिक और इंट्यूशन बिल्ड करेगा। हम x क्या ले रहे हैं? R2 यूक्लिडियन 2 डायमेंशनल प्लेन, और हम टाउ यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स क्या ले रहे हैं? R2 के। हम कलेक्शन वो सारे सबसेट्स ले रहे हैं R2 के, सच दैट जो उसमें हम वो सारे सबसेट्स होंगे R2 के, सच दैट उस सबसेट का अगर हम कोई भी एलिमेंट x लेंगे तो उस एलिमेंट x के लिए हमें एक Rx पॉजिटिव नंबर रहेगा, सच दैट जब उतने रेडियस का हम x के अराउंड बॉल बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा u में लाई करेगा। तो ये BAR यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वो ऑल दोज x इन R2 सच दैट, ये आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस, यानी कि ये सर्कल कि जब हम इस डिस्क लेंगे, एक डिस्क लेंगे R रेडियस का, तो वो पूरा डिस्क है। जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर ये है, ये पॉइंट A है, तो R रेडियस का ये डिस्क है। तो हमारा कहना क्या है ये, कि हम वो सारे सबसेट्स ले रहे हैं R2 के, सच दैट हर पॉइंट के लिए अगर हम Rx रेडियस का एक डिस्क बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा U में होगा। ऐसा Rx एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान देना, हर Rx के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए नहीं, मगर हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा R एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस रेडियस का डिस्क पूरा का पूरा U में एग्जिस्ट करेगा। तो हम उन सारे सेट्स को कहेंगे इसमें बिलोंग करते हैं कलेक्शन में। अब एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया, कि हम एज अ नोटेशन या
ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन के सबसेट्स, उनको हम ओपन सेट्स कहेंगे, ठीक है। और एक डेफिनेशन में और बता दे रहा हूँ जिसको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि जितने भी एलिमेंट्स इसके उनको ओपन कहेंगे, और हम ओपन सेट्स, फिर हम और क्लोज सेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्लोज सेट्स वो सेट्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट इस कलेक्शन में बिलोंग करता है, यानी कि वो सारे सेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो क्लोज सेट्स होते हैं। मगर उस पर बात नहीं आएंगे, ये बस भी मैंने बताया, इसको ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो यानी कि अब देखो, अगर हम इन कलेक्शन लेते हैं तो ये जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है, और इसको हम मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस क्यों, याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैट्रिक यानी डिस्टेंस रिलेटेड, और यहाँ पे हम डिस्टेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स स्पेस भी है, इसमें मैट्रिक डिफाइन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने प्रूव नहीं किया है कि ये जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, मतलब कि मैंने ये तीनों कंडीशन नहीं चेक किए हैं, बट थोड़ा सा इंट्यूटिव है। अगर आप इसको सोचेंगे तो ये मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और जो लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने ये बहुत ऑब्वियसली इसको पढ़ा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका प्रूव करूंगा तब मैं चीजें धीरे धीरे सारे बताऊंगा, चीजें क्या हो रही है। मीन्स मुझे बस इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा ये जनरल डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए और टोपोलॉजी के लिए, वो इंस्पायर्ड है हमारे इस वाले एग्जांपल से। एक्चुअली में जब टोपोलॉजी को कहा जाता है कि टोपोलॉजी नियरनेस के कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि दो पॉइंट कब नियर होते हैं कब फार होते हैं, ये एक मेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब हम डिस्टेंस देख रहे हैं। अब इस केस में R2 के केस में वो चीज पता करना, उसको समझना बहुत इजीली है कि दो पॉइंट कब नियर है या कितने नियर है। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट कोई भी सेट है जिसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे हम कैसे कोई पॉइंट नियर है कैसे बताएंगे। तो उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए टोपोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। अभी जो मैंने बात बोली ये जनरली कोई ये मतलब डिस्कस नहीं करता है, या जनरली आप ये कहीं शायद पढ़ेंगे नहीं, बट ये अगर आप इसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टोपोलॉजी है वो जो है नियरनेस के कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो और स्पेशली का तो इस वाले जो ये केस है ज्योमेट्रिक केस, इससे ही इंस्पायर्ड है ये डेफिनेशन। अब जो हमको क्या करना है, हमको इस डेफिनेशन का यूज करना है, और हल्का इसका भी हम यूज करेंगे, और इन दोनों का यूज करके हम प्रूव करेंगे टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। अब हम लोग प्रूफ को देखेंगे जो कि फ्रुट्ज़ेनबर्ग ने दिया था, टोपोलॉजिकल प्रूफ दिया था। अब जो है हम क्या करेंगे, सेट को एक्स हम क्या लेंगे, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, और उस पर हम टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे, ताऊ ऐसे। हम ताऊ में वो सारे जेड के सबसेट्स लेंगे सच दैट कि उस सेट सबसेट के किसी भी एलिमेंट, मतलब उस सेट के किसी भी एलिमेंट में ए के लिए एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उस सबसेट में लाई करेगा। एक बार वापस देखते हैं क्या है। हम z के कौन से सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे, हम z के उन सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या है कि उस सबसेट में से हम कोई भी एक एलिमेंट ले तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा जो उस सबसेट में लाई करेगा। मतलब एक एग्जांपल, जैसे अगर U एक सबसेट है और मान लीजिए नॉन एम्प्टी है, और एक और चीज, अगर एम्प्टी सेट को हम डिफाइन कर देंगे कि वो ऑलरेडी इसमें लाई करता है। अब हम U कोई सबसेट ले रहे हैं Z का, और हम क्या कह रहे हैं वो ओपन सेट कब होगा, यानी कि टोपोलॉजी में कब लाई करेगा कि अगर उसमें कोई एलिमेंट है मान लो 2, तो हम कह रहे हैं अब जो है इस 2 के करस्पॉन्डिंग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जो इस पूरे जो U में लाई करेगा। मान लो जो 2 के कोई भी अरिथमेटिक से 2 प्लस m, 2 प्लस 2m, 2 प्लस 3m, और इधर नेगेटिव साइड में 2 माइनस 2m, 2 माइनस 3m, ऐसे। तो यानी कि पूरा एक हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सबसेट में लाई करेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या बना सकते हैं इसका, हम लोग कह रहे हैं कि हर एलिमेंट के लिए उस सबसेट के ओपन सेट के एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा उसमें लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर U नॉन एम्प्टी है तो फॉर एग्जांपल U नॉन एम्प्टी है तो उसमें जरूर एक एलिमेंट होगा, और हम कह रहे हैं सिंस
हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके सबसेट है, तो इसका मतलब क्या कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट फाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक इनफाइनाइट सेट जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो उसमें लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सारे ओपन सेट्स इनफाइनाइट होंगे अगर वो नॉन एम्प्टी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग को सबसे पहले तुरंत यहाँ बनाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। एम्प्टी सेट टाउ में लाई करेगा, ऑफ कोर्स हम लोगों ने डिफाइन किया है। जेड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। सेट को चेक करना बहुत इजी है, और अगर एक सिंपल सा ओपन सेट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको देखना है तो सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर हम यू को डिफाइन करें 0 + 1 डॉट जेड, यानी कि ये सेट है, मतलब यानी इसका डेफिनेशन क्या है, 0 से इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3, तो ये है क्या, ये तो पूरा जेड ही है, और ये ओपन सेट का डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जेड ओपन सेट है। अब हम कह रहे हैं क्या आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होगा? चेक करते हैं। हम क्या लेंगे, हम एक ओपन सेट्स का आर्बिट्ररी कलेक्शन लेंगे, मतलब यूआई जितने भी सारे यूआई हैं वो ओपन है। हम ले रहे हैं ए, जिसको डिफाइन कर रहे हैं यूनियन ऑफ ऑल दीज यूआईज। अब हमको चेक करना है कि ए ओपन है कि नहीं। अब हमको पता ओपन कोई भी सेट कब होगा, अगर उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जो उसने लाइक करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको सिंस प्रूव करना है हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x लेंगे, और अगर इसके लिए हमने प्रूव कर दिया कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सिंस x आर्बिट्ररी था तो ये हर x के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि a ओपन हो जाएगा अगर हम ये सेटिस्फाई करा पाए। तो हम एक आर्बिट्ररी x लेंगे a में। x जो है a में लाई करता है, और a यूनियन ऑफ ui है, यानी कि x किसी ना किसी ui में लाई तो करेगा, वरना वो a में नहीं लाई करेगा। तो x किसी ना किसी ui में लाई करेगा फॉर सम i इन द इंडेक्स सेट i। अब सिंस x किसी ui में लाई कर रहा है और ui एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ui ओपन है, तो इस x के लिए x + mz एक ऐसा m एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ui में लाई करेगा। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ui में लाई कर रहा है, और a जो है वो सारे ui's का यूनियन है, तो डेफिनेटली ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये a में भी लाई करेगा, क्योंकि ui इसके सबसेट है, a इसकी यूनियन से बना है, तो डेफिनेटली ये इसका सुपरसेट है हर ui। तो इसका मतलब a जो है, यानी कि a के लिए हमने क्या किया, हर x जो a में है उसके लिए हमने दिखाया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो a में लाई कर रहा है, इसका मतलब a ओपन हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमको चेक करना है कि क्या दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। अब ऑब्वियसली अगर u और v एम्प्टी सेट है तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, तो वो ओपन सेट हो गया। अगर u और v z है, होल सेट है, तो अगर हम विदाउट किसी जनरलिटी को, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर हम u को z मानते हैं, तो इंटरसेक्शन लेंगे, तो सिंस u पूरा z है तो इंटरसेक्शन लेंगे तो v ही मिल जाएगा, और v हम लोग को ऑलरेडी मान के चल रहा है ओपन है, तो ओपन है। अब मान लो कि u और v दोनों ओपन नहीं है, नहीं सॉरी, u और v ना तो एम्प्टी है ना तो होल सेट है। अब हम लोग को क्या दिखाना है, सेम यही कंडीशन, हम एक आर्बिट्ररी x लेंगे और चेक करेंगे उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब x बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन v, तो बाय डेफिनेशन मतलब x बिलोंग्स टू u और x बिलोंग्स टू v, यानी अगर x इंटरसेक्शन में लाई करे तो दोनों में लाई करेगा। अब x u में बिलोंग करता है और u ओपन सेट है, तो एक ऐसा m1 इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x + m1z u में लाई करेगा। सिमिलरली v के लिए भी x + m2z एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो v में लाई करेगा। अब हम लोग को पता करना है क्या एक ऐसा m एग्जिस्ट करेगा जो u इंटरसेक्शन v में लाई करेगा। यहां से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि, बट अगर हम लोग ध्यान से सोचें कि इसमें कौन से इंटीजर्स, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर हम देखें x + m1z में ये हो जाएंगे x + m1z, x + m2z, ऐसे मतलब वो m1z, यानी कि m के मल्टीपल्स में हम ऐड कर रहे हैं और इधर m के मल्टीपल्स में हम माइनस कर रहे हैं। तो एक बहुत ऑब्वियस चॉइस, अगर हम लोग x + m1 m2z करें तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें m के मल्टीपल्स में ऐड हो रहे हैं और इसमें m2 के मल्टीपल में, यानी कि u इंटरसेक्शन v में लाने के लिए उसको m1 के मल्टीपल से भी ऐड होना चाहिए और m2 दोनों। तो एक बहुत ऑब्वियस चॉइस है, अगर हम m1 m2 प्रोडक्ट ले लें तो x + m1 m2z, m1 × m2z ये जो है इंटरसेक्शन में लाया करेगा,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको चेक करो। और एक और ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि हम M1 इंटू M2 लें, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस इजी चॉइस है। अगर हम थोड़ा सा इसको और अगर हम इसको और सोचें तो हम लोग M1 इंटू M2 की जगह एलसीएम ऑफ M1 और M2 भी ले सकते हैं, वो भी वर्क करेगा। तो हमने क्या दिखाया कि फॉर एवरी x इन U इंटरसेक्शन V देयर इज एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो U इंटरसेक्शन V में लाई कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे k से डिनोट कर रहे हैं, वो इंटीजर k, सच दैट x प्लस के जेड जो है U इंटरसेक्शन V का सबसेट है, यानी कि U इंटरसेक्शन V भी ओपन है। अब एक नोटेशन देख लेते हैं कि हम लोग जो a प्लस एम जेड है इसको हम b a कॉमा m से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हमने ओपन डिस्क उसमें ओपन बॉल या ओपन डिस्क R2 के केस में लिया था, उस तरीके से यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए काम आएगा। अब हम इस सेट को, इस टोपोलॉजिकल स्पेस को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग का क्या था कि अगर कोई भी सेट ओपन है इस टोपोलॉजिकल स्पेस Z टाउ में, अगर कोई भी सेट ओपन है तो वो डेफिनेटली या तो एम्प्टी होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अब आगे हम और भी ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे जिसका यूज करके हम प्रूव करेंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। सो अब हम लोग इस टोपोलॉजिकल स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे और उस प्रोसेस में हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि क्या BAM ओपन सेट है। अब हम लोग को चेक करना है, हम लोग ने इसी के थ्रू डिफाइन किया थे ओपन सेट्स। अब हमको चेक करना है क्या ये ओपन सेट्स हैं। तो ओपन सेट चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे और देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो इसमें कंप्लीटली लाई करता है। अगर कोई एक आर्बिट्ररी x इसमें बिलोंग करता है, तो सिंस इसमें बिलोंग करता है जो कि ये ऐसा है कुछ, तो x किस फॉर्म में होगा, x डेफिनेटली इस फॉर्म में होगा। x जो है जहां पे k0 एक कोई फिक्स्ड इंटीजर है। अब हम लोग को सोचना है या चेक करना है क्या इस x के करस्पॉन्डिंग, जो कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है इसका, क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कंप्लीटली इसमें लाई करता है। और अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो हम लोग कह देंगे ये ओपन सेट है। अब एक बहुत ऑब्वियस सा चॉइस है कि अगर हम ये कंसीडर करें x प्लस एम जेड, ये सेट कैसा दिखेगा, इसको देखते हैं। ऐसा दिखेगा ये x प्लस एम के, जहां k जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, इस टाइप में होगा। और x क्या है, x खुद x हमारा कैसा है, x हमारा ऐसा a प्लस एम के नॉट प्लस एम के, जहां k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर हम m कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, अब एक चीज या अगर हम लोग k0 m अगर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस एम टाइम्स k0 प्लस k। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, k0 फिक्स इंटीजर है और k पूरे इंटीजर्स में वैरी कर रहा है। अब ये एलिमेंट ये किस फॉर्म में है, ये तो a प्लस एम जे के फॉर्म में है, ये पर्टिकुलर जहां j इंटीजर है। और ऐसे टाइप के सारे एलिमेंट कहाँ लाई करते हैं, इसमें लाई करते हैं बाय डेफिनेशन। तो यानी कि ये जो भी है ये पूरा का पूरा a प्लस एम जेड में लाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये x प्लस एम जेड जो है सबसेट है BAM का। यानी कि क्या हुआ, यानी कि BAM जो है ओपन सेट है। तो ये हम लोग देखा कि ये ऑब्वियसली ओपन सेट होता भी ड्यू टू अदर रीजंस आल्सो, बट हाँ क्योंकि हमने इसी के बेसिस पे डिफाइन भी किया है, बट हमने प्रूव किया कि ये BAM जो है ओपन सेट होगा। अब दूसरा सवाल, क्या BAM क्लोज सेट होगा। तो क्लोज सेट चेक करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले बोला था, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट वो वाले सेट्स होते हैं जो जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, यानी कि जिनका कॉम्प्लीमेंट टाउन में बिलोंग करेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है ये ओपन है कि नहीं किसी भी A और M के लिए, यानी कि इन जनरल BAM क्लोज है कि नहीं।
तो अगर हमको चेक करना है कि ये क्लोज्ड है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और मैं इसको जनरली प्रूव नहीं करूंगा, इन जनरल मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको शो करूंगा और फिर उस एग्जांपल के थ्रू उसको जनरलाइज करके एक रिजल्ट चेक करेंगे। तो पहले इसको एग्जांपल लेते हैं। हमें शो करना है टू चेक अब मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं। ए को मैं 2 लेता हूं और m को 3। तो b 2 3 कैसा लिखेगा, ये ऐसा लिखेगा, इधर 2, इधर 5, इधर 8, इधर 11, इधर -1, -4 और 12। अब हम लोग कह रहे हैं हमें इसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना है। b 2 3 का कॉम्प्लीमेंट इन z वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे जो z में है मगर इनमें नहीं है। यानी कि अगर देखें तो कौन से होंगे, -4 इसमें नहीं होगा तो -3 होगा, -2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब तो हमने देखा कि इसके कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हम लोग इसमें ट्राई करेंगे ऑब्जर्व करने का कि क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो एनालाइज करते हैं। क्या मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूँ, 0 + 3 × 0 लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं 1 को लिख सकता हूँ, हाँ 1 इसमें नहीं, हाँ मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 + 3 × 0 लिख सकता हूँ। मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 + 3 × 1। मैं 4 को लिख सकता हूँ 1 + 3 × 1 ऐसा लिख सकता हूँ। मैं -2 को लिख सकता हूँ, -2 भी नहीं है, -2 को लिख सकता हूँ मैं 1 + 3 × -1 और -3 को लिख सकता हूँ 0 + 3 × -1। और अगर और एक्सटेंड करना तो देख सकते हैं, मैं 6 को लिख सकता हूँ 0 + 3 × 2, 7 को लिख सकते हैं 1 + 3 × 2। अब क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स इस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं उनको हम लोग या तो 0 + 3 × सम इंटीजर या 1 + 3 × सम इंटीजर लिख पा रहे हैं। और ये जनरली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत लोग एब्स्ट्रैक्टली समझने में मुश्किल होता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि जितने भी नंबर हैं वो जो होंगे इसमें जो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं वो इसी फॉर्म के होंगे, या तो 0 + 3 × सम इंटीजर और 1 + 3 × सम इंटीजर। और इन जनरल अगर a जो भी होगा तो इन जनरल हम लोग क्या रिजल्ट पाएंगे कि अगर BAM है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हम लोग को जो नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, सॉरी नॉट इक्वल टू, वो किस फॉर्म में होंगे, वो या तो ऐसे होंगे 0 + mz 1 + mz till a - 1 + mz। तो जितने भी एलिमेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में वो इस फॉर्म के होंगे। अब तुरंत एक ऑब्जर्वेशन होता है कि ये सब क्या है, ये सारे ओपन सेट्स हैं, ये सारे ओपन सेट्स हैं, हमने ऑलरेडी चेक किया था BAM ओपन है। यानी कि BAM का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, यूनियन ये है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे इस फॉर्म के सेट्स का यूनियन है, ये सारे ओपन है, यानी कि इसका यूनियन क्या होगा, ये भी ओपन होगा। और सिंस इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो यानी कि BAM जो है ये क्लोज्ड सेट होगा। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि BAM क्लोज सेट है, और इससे पहले हमने शो किया था कि BAM ओपन सेट है, यानी कि BAM क्लोज भी है और ओपन भी है। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ BAM देखेंगे जहां पे A और M दोनों स्पेशल होंगे। और हम लोग उस सिंस हमें इनकी इन जनरल प्रॉपर्टी पता चल चुकी है, अब हम इस स्पेसिफिक केस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे
हम उसको प्राइम नंबर के इंफिनिट्यूड के लिए शो कर सकते हैं। तो अब मैं a की जगह लूंगा 0 और m की जगह लूंगा p, यानी कि अब हम लोग को कंसीडर क्या करना है, b0p। ऑब्वियसली सिंस ये सारे am के लिए है ट्रू, तो ये bap ये क्लोज भी होगा प्लस ओपन भी होगा। तो यहां तक हम लोग को क्लियर है कि b0p ये क्लोज भी है ओपन भी है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने किए हैं, जो मुझे भी याद है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि BAM क्लोज और ओपन दोनों होता है, और कोई भी ओपन सेट जो कि स्टॉ में बिलोंग करता है वो या तो एम्प्टी होगा या तो इनफाइनाइट होगा। और हमें ये भी पता है, जो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, की हर नंबर 1 और -1 को छोड़ के उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के पावर्स में, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, या फॉर एग्जाम्पल अगर 12 है तो उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। मतलब ये बस एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग को चीज चेक करना है, हम लोग को क्लोज सेट की एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शो करके मैं शो कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा कि वो प्रॉपर्टी उसके लिए है। मगर अगर हम उसको डायरेक्टली ना भी टारगेट करें, हम उसको इवन अगर ओपन सेट्स के थ्रू जाए तो हम उसको उस डायरेक्शन से भी शो कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी। मगर यहाँ पे सिंस ज्यादा लेंदी नहीं करना है, हम लोग बस डायरेक्टली शो करेंगे कि, बट एज अ क्वेश्चन पोज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है, क्या फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड या आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड? तो हमें पता है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं होता है और उसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या शो कर देंगे हम लोग कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, और ओपन सेट से क्या प्रॉपर्टी थी कि आर्बिट्ररी यूनियन ओपन होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो हम यहाँ शो करेंगे कि कैसे फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो लेट A1 A2 AK ये क्लोज सेट ले लो किसी भी टोपोलॉजी में। ये जनरल प्रूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ इस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए नहीं, इन जनरल प्रूव कर रहे हैं। किसी भी सेट में सब टोपोलॉजी में लाया करते हैं, सॉरी तो लेट A1 A2 AK ये क्लोज सेट हो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। ये जनरल हम लोग प्रूव कर रहे हैं, किसी स्पेशल केस के नहीं। अब ये सारे क्लोज सेट्स हैं, यानी कि इनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, AI के कॉम्प्लीमेंट सारे ओपन होंगे। अब हमको चेक करना है इसका यूनियन क्लोज्ड है कि नहीं। तो कंसीडर करो इसका यूनियन A1 यूनियन A2, ये हमको चेक करना है कि ये क्लोज्ड है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा है, हमको क्लोज का डेफिनेशन क्या पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं क्या होगा। वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये रूल पता है, डी मॉर्गन रूल, तो हो जाएगा A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AK कॉम्प्लीमेंट। अब A1 ओपन है, A1 कॉम्प्लीमेंट ओपन है, A2 कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स ओपन है और हम उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या ओपन नहीं होगा। और सिंस ये ओपन है यानी कि ये ओपन है, यानी कि इसका फाइनाइट यूनियन भी ओपन है। ये इसका बस चीज था। अब हम लोग क्लोज सेट्स में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे। अब यहां से हम लोग फ्रुस्टेनबर्ग का जो प्रूफ है वो उसको डिस्कस करेंगे। B0P जो है ये एक क्लोज सेट है। अब अज्यूम करते हैं कि सारे जो भी प्राइम्स हैं वो सारे फाइनाइट, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी प्राइम्स, हम ये अज्यूम करते हैं। तो अगर प्राइम्स फाइनाइट है और हम सारे प्राइम्स के कलेक्शन को P से डिनोट करते हैं, इस बड़े कैपिटल P से, तो जो यूनियन होगा P बिलोंग्स टू P, ये क्लोज है। और अगर हम इसको फाइनाइट मान रहे हैं तो इसका यूनियन, क्लोज सेट्स का फाइनाइट यूनियन क्या होता है, क्लोज्ड होना चाहिए। इसको इक्वल नहीं रहेगा, ये एरो है, क्लोज्ड होना चाहिए। अब इसका यूनियन है क्या एक्चुअली में, कंसीडर करते हैं। ये हमें ये ऑब्जर्वेशन पता है कि ये क्लोज होना चाहिए। अब ये क्लोज्ड है तो बाय डेफिनेशन इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। मगर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या,
इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन P बिलोंग्स टू P, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे इंटीजर्स जो इसमें लाई नहीं करते हैं। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो किसी भी ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं लाई करते हैं? हमको इसमें कौन कौन से हैं? इस बी, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं, P0 P ऐसे होंगे। ये अब मैं कह रहा हूं ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो किसी में नहीं लाई करेंगे? सिंस हर नंबर जो है, हर नेचुरल नंबर या हर इंटीजर, एक्चुअली में हर इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, तो कभी ना कभी वो हर इंटीजर किसी ना किसी प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं ना किसी पॉइंट पे आएगा डेफिनेटली। सिंस हर इंटीजर आएगा एक्सेप्ट फॉर कौन सा नंबर? 1 and -1, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे क्या? 1 and -1। तो कुछ यहां से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि इसका यूनियन क्लोज्ड होगा। अगर P फाइनाइट है तो इसका जो यूनियन है वो क्लोज्ड होगा। सिंस क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ओपन यानी कि इसको ओपन होना चाहिए, यानी कि दिस इज ओपन सेट। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? एनी ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजी इज ईदर एम्प्टी और इनफाइनाइट। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, एम्प्टी तो नहीं है, इसमें 1 और -1 है। क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गलती हमने क्या ऐसा अज्यूम किया जिससे गलती हुआ? ये सारी चीजें हमने प्रूव की, ये सारी प्रूव की। हमने एक चीज अज्यूम किया था बस, वो क्या था कि ये इसको हमने फाइनाइट माना था, और इसको जैसे ही हमने फाइनाइट माना हमें ये मिला कि एक फाइनाइट सेट ओपन मिल गया, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे इस ऑब्जर्वेशन के। इसका मतलब ये जो सेट है P, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम्स, ये फाइनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फाइनाइट है तो हमें मिल रहा है एक फाइनाइट सेट ओपन। तो ये था पूरा प्रूफ। अब सिंस मैं इस लेक्चर को और लेंदी नहीं करना चाह रहा हूं, मैं ये चाहूंगा कि एक बार में अगर ना समझे इसको तो प्लीज दोबारा देखें, और अगर जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको मेरा है कि पहले तो जो मैंने वीडियो बोला था लिंक टोपोलॉजी के इंट्यूशंस के लिए, वो देखने के लिए, एंड टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा और रीड करें। और जिसको थोड़ा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं एक होमवर्क दे सकता हूं कि होमवर्क क्या एज अ प्रॉब्लम, कि इस प्रूफ को, जो टोपोलॉजिकल प्रूफ है, इसको रिलेट करो जो यूक्लिड ने प्रूफ दिया था, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दोनों इनडायरेक्टली सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मगर यहाँ पे टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां प्योर अरिथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब दोनों को हम रिलेट करके देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा, मतलब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इस प्रूफ को एक और तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे हम प्योरली एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं जो अरिथमेटिक नेचर में है, और कैसे टोपोलॉजी का ओरिजिन ज्योमेट्री से हुआ, ज्योमेट्री से एब्स्ट्रैक्शन, और फिर कैसे उसका यूज हमने एकदम नंबर थ्योरी और अरिथमेटिक के रिजल्ट को प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। सो जब हम सब्जेक्ट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमको उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। सो मोर द पर्सपेक्टिव, मोर द अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो ये था, ये प्रूफ था। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं।